कि मैंने आपको बेंथम का यूटिलिटेरियनिज़्म पढ़ाया था, तो उसी के सीरीज़ में आगे चलकर अभी हम बेंथम का पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में मैंने ना यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं आपको बता दूंगी कि उन्हें कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो बेंथम डेमोक्रेसी की बात इसलिए करते हैं बिकॉज he believes that democracy promotes decision making in which other peoples of which are part of democracy are also get involved in decision making। और ये भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है दैट प्रमोट्स पैट्रियटिज़म, डेमोक्रेसी होगी तो पैट्रियटिज़म भी आएगा। ये आप फर्स्ट पॉलिटिकल इनका रिफॉर्म लिख सकते हैं। सेकंड इनका पॉलिटिकल रिफॉर्म है जनरल इलेक्शन। ही सेज दैट जनरल इलेक्शन शुड बी हेल्ड सो दैट देयर वुड बी चेंज इन गवर्नमेंट, यानी कि अगर इफ़ देयर वुड बी करप्ट और दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट गवर्नमेंट वुड गेट चेंज विद द जनरल इलेक्शन एंड इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर हैविंग अ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। तो ये जनरल इलेक्शन भी इनका एक पॉलिटिकल रिफॉर्म था। उसके बाद ये वोटिंग की बात करते हैं, लेकिन ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनका, इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यही चीज़ें नेट के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सीक्रेट बैलेट का बात सबसे पहले किसी यूटिलिटेरियन फिलोसफर ने कहा। तो इन्होंने सीक्रेट बैलेट की बात की है, जबकि ओपन बैलेट की बात भी यूटिलिटेरियन फिलोसफर ने किया। उनका नाम मिल है, J.S. मिल। उन्होंने ओपन बैलेट की बात की है, उनसे पहले बेंथम ने सीक्रेट बैलेट की बात की है। तो ये आपको इम्पोर्टेंस इसको कंसंट्रेट करना है थोड़ा। तो इनके वोटिंग राइट्स जो हैं वो थोड़े ही लोगों को हैं। वोटिंग राइट में ये कहते हैं, वोटिंग तो आई, ठीक है, सबसे पहले डेमोक्रेसी आया, फिर जनरल इलेक्शन आया, वोटिंग भी आया, लेकिन वोटिंग राइट्स कुछ ही लोगों को है। कुछ लोग कौन? ये कहते हैं कि जो एक एजुकेटेड पीपल है उसको वोट का राइट मिलना चाहिए और उन लोगों को मिलना चाहिए जो टैक्सेस पे करते हैं सोसाइटी में। और जो बाकी लोग हैं जैसे जो मॉरली डेविएंट हैं, जो ड्यूटीज़ पे पूरी नहीं करते या करप्ट हैं या टैक्सेस पे नहीं करते, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। तो फिर उसके बाद ये कहते हैं कि वोटिंग राइट कुछ लोगों को मिलना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री सेशन होना चाहिए एनुअली। ये भी सबसे पहले किसी यूटिलिटेरियन फिलोसफर ने ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने बात किया था, तो वो बेंथम थे जिसने पार्लियामेंट्री सेशन भी एनुअली होना चाहिए इसकी बात की थी। उसके बाद ये फ्रीडम ऑफ प्रेस भी कहते हैं कि प्रेस को भी फ्रीडम दिया जाए और जो पार्लियामेंट्री सेशन हो ना वो पब्लिश हो प्रेस के ज़रिए। प्रेस इसलिए हो ताकि वो पब्लिश कर सके पार्लियामेंट्री सेशन को, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए गवर्नमेंट में, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है वो लोगों को पता चल पाए। और उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात भी करते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जॉब्स दे सके ताकि लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो इससे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को जो है ओबे करते रहेंगे और वो गवर्नमेंट से कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद ये नेगेटिव स्टेट की बात करते हैं, जैसे लेसिस-फेयर। हमने पहले भी पढ़ा था इनके जब हम यूटिलिटेरियनिज़्म पढ़ रहे थे कि ये एब्सोल्यूट स्टेट की बात नहीं करते, ये लिमिटेड स्टेट की बात करते। तो लेसिस-फेयर यानी कि लेट इट फ्री, यानी कि स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस इन द मैटर ऑफ मार्केटिंग या इन द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। ये कहते हैं कि लॉज जो है ना वो इतनी इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि देखो रिडंडेंसीज, अननेसेसरी टेक्निकलिटीज़, एब्सोल्यूट फ्रेजोलॉजीज़, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसी फ्रेजोलॉजी होती है। ये कहते हैं कि जनरल पीपल अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे कि कौन से आर्टिकल के कौन से प्रोविज़न में क्या लिखा है। तो लॉज इतनी सिंप्लीफाई करके बनाओ ताकि जनरल पीपल जिनके लिए तुम लोग बना रहे हो उनको तो पता चले कि किस लॉ में क्या लिखा हुआ है। तो वही फिर इनकी ये चीज़ भी इन्होंने सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज भी बात की। तो सिंगल चैम्बर पार्लियामेंट की बात करते हैं कि पार्लियामेंट सिंगल चैम्बर होना चाहिए। किसकी बात है? बेंथम की। तो ये थी बेंथम की सारी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। अब हम बेंथम की लीगल रिफॉर्म्स पढ़ने जा रहे हैं। तो वही जो मैंने पहले बोला, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज पॉलिटिकल रिफॉर्म में भी आता है और लीगल रिफॉर्म्स में भी आता है, क्योंकि ये लीगल रिफॉर्मर हैं तो ये इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि जो भी आप लॉज बनाओ उसमें एक्स्ट्रा रेडेंडेंसीज या टेक्निकलिटीज़ मत बनाओ ताकि वो जनरल पब्लिक के लिए डिफ़िकल्ट ना हो अंडरस्टैंड करना। तो उसके बाद ये पनिशमेंट की बात करते हैं। तो पनिशमेंट किस तरह की होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ना मुझे बेंथम का काफ़ी इंस्पायरिंग लगता है। ये कहते हैं कि पनिशमेंट, द पर्पस ऑफ पनिशमेंट इज़ टू प्रिवेंट क्राइम। पनिशमेंट इसलिए दो ताकि वो प्रिवेंट कर सके क्राइम को। तो
तो ये कहते हैं कि शुड बी प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना जितना आपका कोई क्राइम है उतना ही आपको पनिशमेंट मिले, उससे ज़्यादा पनिशमेंट ना दी जाए आपको। तो ये भी कहते हैं इनके लीगल रिफॉर्म में कि कैपिटल पनिशमेंट 2 मैटर्स में देनी चाहिए, या तो आपने अगर किसी का मर्डर किया है या आपका कोई भी एक्शन थ्रेट टू सिक्योरिटी हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। उसके बाद इनका ऐसे आप पॉइंट्स बना के लिख लेना, जैसे मैंने ये लिखा है कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज, देन पनिशमेंट किस तरह की होनी चाहिए, फिर एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस। फिर ये कहते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ जस्टिस जो है ना वो पब्लिक में होना चाहिए। एग्जीबिशन मतलब उसको शो ऑफ कर दो पब्लिक में, ताकि जो जनरल पब्लिक है या वो डर सके कि हम ये गुनाह ना करें, इस तरह की गलती ना करें। तो इनका चौथा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ पैनॉप्टिकॉन। मैंने आपको पहले भी बताया था, पैनॉप्टिकॉन इनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो इसको बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि ये किसका है, तो ये बेंथम का है। तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर इन सेंटर ऑफ जेल टू सुपरवाइज कंडक्ट ऑफ प्रिजनर्स। तो मैं इसका फ़ोटो ऑब्वियसली डाल दूँगी ताकि आपको पता चल जाए। तो वो एक सेंटर में एक सुपरवाइज़र होगा, वो जो पूरे जेलर्स जितने भी हैं प्रिजनर्स, उनके एक्ट्स को, उनके बिहेवियर को देखता रहेगा कि वो क्या क्या कर रहे हैं। तो प्रिजनर शुड बी गिवन एजुकेशन एंड स्किल इन प्रिजन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए कि वो ये कहता है कि अगर उसने गुनाह कर दिया तो आप उसे एजुकेशन दो, स्किल्स दो, उसे मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन भी दो। क्यों दो? ताकि वो एक नॉर्मल पर्सन बन सके। जब वो डिस्चार्ज हो तो वो दोबारा से गुनाह ना करे, वो भी तो एक ह्यूमन है। अगर उसे गलती हो गई है तो आप उसे एजुकेशन दें और रिलीजियस एजुकेशन दें ताकि वो एक नॉर्मल इंसान बन पाए। और जब प्रिजनर जेल से डिस्चार्ज हो तो गवर्नमेंट उसे एम्प्लॉयमेंट भी दे जब तक वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता। देखिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका। है तो ये अनएथिकल है या एटोमिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी ह्यूमन बीइंग की, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं ग्रेडेड पनिशमेंट की बात करते हैं, यानी कि इनका ये इनका एक लीगल रिफॉर्म थी ये इनकी, कि कैसे जो है रिफॉर्म किया जाए लॉ को स्टेट में। तो ग्रेडेड पनिशमेंट यानी कि पहले तो फर्स्ट ग्रेड है उसके, पनिशमेंट शुड बी डिसाइडेड ऑन नेचर ऑफ क्राइम, कि जिस तरह का नेचर है क्राइम का उसी तरह की पनिशमेंट भी हो। ठीक है, ना उससे ज़्यादा हो ना उससे कम हो और ना ऐसी तरह की हो कि उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है। सेकंड है कि प्रीवियस कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर, यानी कि जिस बंदे ने कोई फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर किया है तो हम उसका प्रीवियस कैरेक्टर देखें कि क्या सच में ये पहले भी मर्डर करता रहा है या पहली बार इसने किया है, या उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। थर्ड ग्रेड थी इसकी हिज फैमिली बैकग्राउंड, क्या उसकी फैमिली में सब लोग जो ऐसे ही ऑफेंडर ही हैं या फिर ऐसे ही वो मर्डर करते हैं या फिर उससे एक्सीडेंटली हो गया। तो सर्कमस्टांसेस क्या थे कि जिसमें उसने किसी का मर्डर किया। ठीक है, ऐसे तो नहीं था कि उसकी बेटी का कोई रेप कर रहा था और ऐसी सिचुएशन में उसने किसी का मर्डर किया तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे छोड़ देंगे। वो कहता है कि सर्कमस्टांसेस भी देखिए उसका। मोटिव ऑफ ऑफेंडर शुड बी चेक्ड, कि उसका मोटिव क्या था, क्या वो किसी को तब मार रहा था जब वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहा था या फिर वो कोई अच्छा काम कर रहा था, वो भी गवर्नमेंट को चेक करना है। और वो पर्सन जो मरा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बंदे को मारा गया उसका कैरेक्टर कैसा था वो भी देखी जाए। तो अगर हम लेजिस्लेशंस की बात करें, ये भी इसकी लीगल रिफॉर्म है कि किस तरह की लेजिस्लेशन गवर्नमेंट बनाएगी। तो शुड बी अबव पार्टी इंटरेस्ट एंड फॉर कॉमन वेलबींग, सब लोगों के लिए होनी चाहिए, पार्टी का इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। और लॉज का पर्पस होना चाहिए सिक्योरिटी, सबसिस्टेंस, इक्वालिटी, अबंडेंस एंड कॉमन गुड। तो इसकी लेजिस्लेशंस थी किस लिए? क्योंकि ये अब से एब्सोल्यूट या फिर जो करप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम था ना, इसको रिफॉर्म करना था। ये कहता है कि प्रिजन्स का इम्प्रूवमेंट हो, नो पनिशमेंट फॉर डेट होता है कि मतलब गवर्नमेंट का जो हमें कुछ पैसा पे करना है उसके लिए पनिशमेंट ना दी जाए। यूजुअली लॉ शुड बी अबॉलिश, यूजुअली लॉज वो होती है जिसमें गवर्नमेंट पैसा कमाती है जनरल पब्लिक से। तो आप उसे देख भी लें, आई एम नॉट जस्ट प्रॉपर एबल टू रिकॉल दिस प्रॉपरली। सो यूजुअली लॉज भी अबॉलिश करने की बात करता है। और हेल्दी बेगर्स शुड बी सप्रेस्ड, अगर कोई बेगर्स ऐसे जो हेल्दी है उनको सप्रेस कर दिया जाए, ये वाली बात कहता है। अब बेंथम कहते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ एबल बॉडीड पॉपर्स जो हैं, मतलब पॉपर्स होते हैं जो नशे वगैरह करने वाले लोग रहते हैं ना, उनको पॉपर्स कहते हैं। तो अगर उनकी अच्छी बॉडी है, वो अच्छे सेहतमंद हेल्दी हैं, तो उनका यूटिलाइजेशन किया जाए स्टेट के द्वारा। उसके बाद कहते हैं कि
पॉपर्स चिल्ड्रन शुड बी गिवन एजुकेशनल ट्रेनिंग, पॉपर्स के बच्चे पॉपर्स ना बने इसलिए उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जाए। और नेशनल एजुकेशन स्कीम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि नेशनल एजुकेशन स्कीम की कौन सी यूटिलिटेरियन फिलोसफर ने बात की है, या फिर ऑप्शन दिए होंगे कि इनमें से किसने नेशनल एजुकेशन स्कीम का बात की है, तो वो बेंथम है। और ये भी कहते हैं कि सेविंग बैंक्स की बात किया है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन सब को ये अच्छे से देख लें, सुन लें। तो ये है कि टास्क ऑफ सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो भी बुक्स लिखने वाले राइटर्स, उन सब का प्रोटेक्शन, गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करे, लोकल कोर्ट्स की, और पब्लिक क्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर पुअर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ये कहते हैं कि क्योंकि गरीब जो होगा वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि किसी वकील वगैरह के साथ, लॉयर के साथ तो बात ही नहीं कर पाएगा, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए गरीब लोगों के लिए ताकि वो उन्हें जस्टिस दिलवा सके। और वैपिंग ऑफ वीमेन को जो बीट किया जाता है, मारा जाता है, वो शुड बी अबॉलिश्ड। एंड पिल्लरी शुड बी अबॉलिश्ड। पिल्लरी होता है मतलब एक वुडन स्ट्रक्चर होता है ना, जहाँ पर जो किसी ने गुनाह किया होता है उसको पूरी पब्लिक के सामने गुनाह नहीं किया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल होता ये था कि देखो पिल्लरी का जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा फॉलो होता था, जहाँ पर ना एक काले, आपने देखा होगा किसी वीडियो में, काले इंसान को जो है उस पिंजरे में से खड़ा किया पिल्लरी में, और सारे साथ में जो वाइट पीपल हैं वो उस क्लैपिंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, थूक रहे हैं उस पर। तो वो कहते हैं कि पिल्लरी नहीं होना चाहिए, उसको एबॉलिश कर देना चाहिए, और देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ इंटरनेशनल लॉज भी होने चाहिए। ठीक है, ये सब बातें हैं बेंथम की। और अब इसका लीगल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे बेंथम, और उसके बाद एरिस्टोटल, प्लेटो, सारा मैं आपको पढ़ाऊंगी सब कुछ। बस आपको इनके नोट्स पढ़ते रहना है, 1-2 बार वीडियो दोबारा से देखना है, रिवाइज़ करते रहना है, और आप देखिए कि आपके एग्ज़ाम्स कितने अच्छे जाएंगे।